नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 24। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है जो सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए ये किसके शासनकाल में हुए थे। ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे दोस्तों वो किसके शासनकाल में हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था दोस्तों कब से कब तक था, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 1296 से लेके 1316 तक जो है दोस्तों शासनकाल रहा अलाउद्दीन खिलजी का। और दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का ये कौन सा शासक था, दूसरा शासक था। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक जो नाम था वो क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो क्या था, अली गुरसब था। क्या था, अली अली गुरसब। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, क्या था, अली गुरसब। ठीक हो गया। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जो है बड़े पैमाने पर जो है मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। ऑप्शन देखिए, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। देवराय द्वितीय जो है दोस्तों इसने बड़े पैमाने पर जो है मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार। हरिहर हरिहर और हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने दोस्तों किसकी स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पूछा जा सकता है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। तो याद रखेंगे 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत का एक ये महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों 4 वंशों ने शासन किया, मैंने आपको बताया था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, स्थापना किसने की, कब की, आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ तो आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों 4 वंशों ने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, कितने वंशों ने शासन किया था, 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से वो 4 वंश थे, इनका नाम आपको याद रखना है। पहला है संगम युग। ठीक है, संगम वंश। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, पहला संगम वंश, दूसरा सालू वंश। ठीक है, सालू वंश। तीसरा याद रखेंगे तुलु वंश। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ तुलु वंश। और चौथा याद रखेंगे अराविदु वंश। ठीक है, अरा अराविदु वंश। तो ये 4 वंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग, इरविन, लिन लिथगो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिन लिथगो। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। गांधी जी की गतिविधियों को किसने
राजनीतिक फिरौती कहा तो किसने कहा? लिन लिथगो ने कहा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, सैयद अहमद खान, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की? तो ये की दोस्तों किसने की? 4 का राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। किसने की? सैयद अहमद खान ने की यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कब की। ठीक है, तो यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने कब की? ये की दोस्तों 1888 में। ठीक है, याद रखेंगे 1888 ईस्वी में जो है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने की। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे जो ये संस्था, जो ये एसोसिएशन था दोस्तों, ये क्या था, किसके विरोध में था? ये याद रखेंगे, ये कांग्रेस के विरोध में ये जो है दोस्तों ये संस्था बनी थी। किसके विरोध में बनी थी ये? कांग्रेस के विरोध में। ठीक है, आपको पता ही है, आप जानती हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, तो इसके विरोध में दोस्तों कौन सी संस्था बनी? वो बनी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, साथ ही साथ सैयद अहमद खान की बात करें तो सैयद अहमद खान को आप जानती हैं, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 11, 12, 13, 14। आपको बताना है कौन से आर्टिकल में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा 13। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल आपका 13 जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 12। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मैंने आपको 13 कहा लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, इसको दोबारा देख लें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12, यानी कि आर्टिकल 12 में ये आपका उल्लेख है दोस्तों। साथ ही साथ ही याद रखेंगे, दो आपको आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36। ठीक है, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद आपका 36, इन दो अनुच्छेदों को याद रखेंगे जिनमें किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, इसको याद रखेंगे दोनों। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी? आपको बताना है रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है वो कब लागू हुई थी। ऑप्शन देखिए, 1978, 1975, 1976 या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? रोलिंग प्लान, जिसे हम दोस्तों अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं। कौन सी योजना के नाम से जानते हैं इसको? रोलिंग प्लान को अनवरत। ठीक है, अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना की अवधारणा कब लागू की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1978। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे रोलिंग प्लान या जिसे हम अनवरत योजना कहते हैं, इसको कब लागू किया गया? इसको 1978 में लागू किया गया, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, या रोलिंग प्लान कहें या फिर आप इसको अनवरत योजना कहें, तो इसको लागू करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों किसको जाता है? इसको लागू करने का श्रेय जाता है डी.टी. लकड़वाला को। ठीक है, याद रखेंगे, डी.टी. लकड़वाला। ठीक है, लकड़वाला, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? डी.टी. लकड़वाला को जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है इनमें से कौन है? बताना है, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या फिर बायोगैस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, आपको मैंने बताया था दोस्तों पहले, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसमें आपको बताया था मैंने रेन्यूएबल एनर्जी और आपका नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी होती है ये ऐसी एनर्जी होती है दोस्तों जिसकी मात्रा बहुत सीमित है। ठीक है, जिसमें आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, ठीक है, साथ ही साथ आपका परमाणु ऊर्जा आता है, प्राकृतिक गैस, ये किस में आ जाते हैं, आपके अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो किस प्रकार की एनर्जी होती है, जिसका दोस्तों हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, लगातार जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, आपका वायु एनर्जी, बायोगैस, पवन ऊर्जा, ये किस में आते हैं, सारे ये आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है। आपको बताना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, डेयरी किसान या फिर भूमिहीन कृषि श्रमिक। तो क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर। योजना का नाम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो किससे संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे ये है आपका संबंधित फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, ये है फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये कब शुरू हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये 2020 में जो है दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है इस योजना के तहत दोस्तों क्या था, इस योजना के तहत जो फुटपाथ विक्रेता हैं उनको 50,000 तक का जो है लोन दिया जाता है इसके अंतर्गत। तो याद रखेंगे इसको कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये याद रखेंगे और किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, याद रखेंगे, देखिए संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि प्रावधान किया गया है। आपको बताना है किस में किया गया है, कौन से आर्टिकल में है। अनुच्छेद 316, 317, 318, 319। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि प्रावधान किया गया, किस में है प्रावधान ये। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 316। ठीक है, अनुच्छेद 316 में दोस्तों इसका उल्लेख है, ये याद रखेंगे। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि का प्रावधान जो है संविधान की किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो यह है आपका अनुच्छेद 316 में है इसका उल्लेख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख है। आपको बताना है संविधान के किस भाग में जो है सहकारी समितियों का उल्लेख है। भाग 9, भाग 9 को, भाग 9 ख या फिर भाग 11। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का भाग 9 ख। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोस्तों याद रखेंगे संविधान के भाग 9 ख में क्या है, सहकारी समितियों का उल्लेख है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ये भाग 9 ख है ये संविधान में कब जोड़ा गया है। ठीक है, जिससे आपको पूछा जा सकता है। तो 2011 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 2011 में इसको जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया ये पूछा जा सकता है। तो भाग 9 ख जो है दोस्तों ये 97वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भाग 9 ख को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है बैंकिंग संरचना सुधार से है। ऑप्शन देखिए, रंगराजन समिति, नरसिम्हन समिति,
माल्यग्राम समिति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है बैंकिंग संरचना सुधार से है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है नरसिम्हन समिति जो है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित एक समिति है। इस समिति की जो दोस्तों स्थापना हुई, कब इसकी स्थापना हुई ये भी याद रखेंगे, ये समिति कब बनी। तो नरसिम्हन समिति दोस्तों ये कब बनी, ये दोस्तों कब बनी, 1991 में ये समिति बनी दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है नरसिम्हन समिति का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे 1991 में इसका गठन हुआ और ये किससे संबंधित है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों सही सुमेलित नहीं है बताना, इसमें से एक जगह आपको दर्शन और दूसरी जगह जो आपका प्रवर्तक दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 को अच्छे से, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला देखिए दर्शन में उत्तर मीमांसा, प्रवर्तक थे बादरायण, ये सही है। दूसरा देखिए पूर्व मीमांसा, ठीक है, प्रवर्तक थे पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक थे कणाद, ये भी सही है। तीनों सही हैं, लेकिन आपका न्याय दर्शन जो है कपिल, ये आपका गलत है। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि गौतम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, याद रखेंगे न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। ठीक है, महर्षि गौतम, क्लियर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, उक्त कथन किसका है। ऑप्शन देखिए रामधारी सिंह दिनकर, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए इसका। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, ये कथन किसका है। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि किसने कहा है। ठीक है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। आपको बताना है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन देखिए टी.एम. कृष्णा, आर.के. श्री राम कुमार, एम सावंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर.के. श्री राम कुमार। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन देखिए शिवा शंकरी, स्वामी भद्रेश दास, रामदरस मिश्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 2025 में ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन ये पुरस्कार है आपका 2024 का। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 जो 2025 में ये सम्मान दिया गया, तो ये किसको दिया गया है ये बताइए 15 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी भद्रेश दास। ठीक है, याद रखेंगे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्वामी भद्रेश दास को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 15 का। तो दोस्तों ये देखिए हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से, आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।